हेलो बच्चों। तो ये जो एनएससीसी का पेपर है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है, मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है, कंटेन 0.34% आयरन बाई मास और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक आयरन का एटम प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो भी वो कंपाउंड है, मतलब जो भी प्रोटीन, उस प्रोटीन का मतलब कम से कम एक, मतलब अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल ले प्रोटीन का तो उसमें एक आयरन का एटम, और उसमें ये बोला हुआ है कि अगर आयरन जो है आपका 0.3% आयरन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोले तो 0.3 ग्राम आयरन प्रेजेंट होगा कितने ग्राम में, 100 ग्राम में, ये होगा ना। अब इसमें अगर एक मॉलिक्यूल कम से कम, तो इसका मतलब ये हुआ है कि कम से कम 56 ग्राम, अगर मोलर मास के हिसाब से बात करें, बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है डेटा, आयरन का मोलर मास 56 होता है। तो अगर मान लो 56 ग्राम अगर आयरन होगा तो उस जो सब्सटेंस आएगा वो उसका मिनिमम, मतलब जो सब्सटेंस का मोलर मास आएगा वो उसका मिनिमम मोलर मास होगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो मतलब इतने ग्राम आयरन अगर इतने ग्राम में प्रेजेंट है तो 56 ग्राम आयरन कितने ग्राम में प्रेजेंट होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो हम बोलेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 56 डिवाइडेड बाई 0.34। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका मिनिमम मोलर मास आएगा। जो भी आंसर आएगा ये परफेक्ट है एकदम, जो डेटा दे रखा है वो गलत है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये फिजिक्स वाले सर ही आपको जो है मतलब बताएंगे ज्यादा कायदे से, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़ाते नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बीच में गायब है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल was constructed with Fe+2n Fe and cadmium+2n cadmium at 25 डिग्री सेल्सियस with initial concentration of Fe+2n दे रखा और cadmium+2n की initial concentration दे रखी। The EMF of the cell when Cd+2n becomes 0.1। तो पहले cadmium+2n की concentration 0.525 और बाद में cadmium+2n की concentration कितनी हो जा रही है, 0.1, यानी घट रही है। और अगर घटेगा मतलब cadmium+2n रिड्यूस होगा। तो अब ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे Fe जो कि आपका सॉलिड प्लस cadmium+2n जिसको आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, और ये कन्वर्ट होगा Fe+2n एक्वस और बाकी कैडमियम, ये रिएक्शन आप लिखेंगे। अब इस रिएक्शन में क्या है, पहले हमारे पास cadmium+2n की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर के बराबर, तो पहले ले लिया हमने 0.25 और Fe+2n पहले कितना है, 0.8। जब रिएक्शन होगी तो ये कुछ मतलब खत्म होगा और ये कुछ बनेगा। ये सॉलिड फॉर्म में तो इसके एक्टिव मास को हम कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब 1 कांस्टेंट लेते हैं। तो 0.25 माइनस एक्स, तो इसका बनेगा कितना, 0.8 प्लस एक्स। अब बोला है ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जा रही, 0.1, यानी इसकी वैल्यू आप पुट कर दो 0.1, तो यहाँ से आपको एक्स मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू जरा कैलकुलेट करें हम, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.15 आएगा ना। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.95। अब आप इसके लिए Q का एक्सप्रेशन लिखें नर्स इक्वेशन के हिसाब से, तो Fe+2n डिवाइडेड बाई cadmium+2n, तो Fe+2n की कॉन्सेंट्रेशन 0.95 है डिवाइडेड बाई, और जो cadmium+2n की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो गई, 0.1, ये Q आ गया। और बाकी ओवरऑल इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 के बराबर, इसके E0 सेल की वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो E0 सेल अगर लिखेंगे आप तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो cadmium+2n कैडमियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.4, तो ये हमारे पास -0.4 माइनस एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल -4 मतलब 0.44। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 0.04 आ गया, हमारा काम हो गया। E0 सेल मिल गया, N की वैल्यू मिल गई, Q लिखो आप नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन लिखेंगे तो E इक्वल टू E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं log Q। इसमें करना क्या है, बस डेटा पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय ए मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.6 टू 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वाज इंक्रीज बाय 20%। तो हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसका फॉर्मूला लिखते हो ई इंसिडेंट माइनस जो वर्क फंक्शन होता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पहले अगर मान लो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी, ठीक, तो जो एनर्जी की वैल्यू ई बोल दी माइनस वर्क फंक्शन। अब ये बढ़ करके 0.9 हो गया, तो कब, जब एनर्जी की वैल्यू हमने 20% और बढ़ा दी,
यानी जो भी एनर्जी है उस एनर्जी में आपने इस एनर्जी का 20% और इंक्रीज कर दिया, माइनस ये वर्क फंक्शन। अब करना है क्या आपको, इन दोनों को माइनस करेंगे, ई मिल जाएगा, ई की वैल्यू पुट करेंगे, आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा है, मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 35 मिनट विद ए करंट ऑफ 3.5 एम्पियर। करेक्ट नहीं है, वो करंट है। एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप जानते हो कि NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पानी का रिडक्शन होता है और क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते भी हम लोग, ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगता है। तो खैर उसकी बात नहीं, हमसे ये बोला हुआ है क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आपने लिख दिया W इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाई Q, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब इसको आप ऐसे लिखे या इसको हम ऐसे बोल दें कि W डिवाइडेड बाई Z इक्वल टू Q। ये टर्म जो हमारे पास है इसको हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, वेट डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू होती है E बाई 96500, यानी 96500 इक्वल टू चार्ज है कि नहीं। अब ये जो टर्म हमारे पास होता है वो आपका ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। हाफ मोल क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो n फैक्टर कितना आएगा 2। तो यहाँ पे हमने बोल दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 96500। चार्ज कितना पास करा रहे, 3.5 एम्पियर का 35 मिनट के लिए, तो I इंटू टी, तो I मल्टीप्लाइड बाई टी 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500। ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल क्लोरीन के मिल जाएंगे आपको। अब बोला क्या है कि कितना वॉल्यूम इवॉल्व हो रहा है, तो आप मोल अगर पता है तो क्लोरीन के लिए लिख दो आप PV इक्वल टू क्या, nRT। अब इसमें प्रेशर 1 बार, तो वो लगभग 1 ATM के आसपास आती है वैल्यू। इसमें चारों आंसर में अंतर ज्यादा है तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 1 लिख दिया, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, मोल आपको क्लोरीन का पता है, R की वैल्यू पुट कर देना 0.0821, और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 273 प्लस 273 और प्लस 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 313। तो यहाँ डेटा पुट कर देंगे, आपके पास वॉल्यूम मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में x मोल ऑफ x जो कि गैस फेज में, प्लस वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है y मोल ऑफ y जो कि गैस फेज में है, प्लस z मोल ऑफ z जो कि गैस फेज में। वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो रही, इनिशियल प्रेशर x का 30 बार के बराबर विद नो y और z, इनिशियल y और z नहीं प्रेजेंट, तो इसका प्रेशर जो है वो 30 बार के बराबर। अब बोला हुआ एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर x, y और z का हमारे पास दे रखा है। तो इसमें एक काम करते हैं, अगर 30 में से अगर मान लो इसका x मोल खर्च होगा, इसका y और इसका z मोल बनेगा, तो इसका अगर x टाइम्स p प्रेशर खर्च होता है, मान लो इसका प्रेशर खर्च हुआ x इंटू पी, तो इसका प्रेशर कितना बनेगा y इंटू पी। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारे पास बना y इंटू पी और ये बना z इंटू पी। अब तीनों का प्रेशर हमारे पास दे रखा है इक्विलिब्रियम पे 25 और 10, यानी 30 माइनस एक्स टाइम पी इक्वल टू कितना 20। बाकी हमारे पास y इंटू पी, इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, तो हम इसमें यहाँ पे इसको p के टर्म में ना लिख करके हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि x प्रेशर अगर खर्च होगा, क्योंकि ये उसी तरीके से सॉल्व होगा क्योंकि फिर वेरिएबल्स ज्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बोल दिया इस 30 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 20, y की वैल्यू कितनी है 5 और z की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास 10 के बराबर है। ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी 10, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 10। तो प्रेशर का जो रेशियो जो मुझे दिखाई दे रहा है 2/1/2, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि सोडियम लॉरिल सल्फेट इज ए सरफेस एक्टिव रिएजेंट विच इज एब्जॉर्ब ऑन वाटर सरफेस। मतलब एक रिएजेंट है और वो पानी के सरफेस के ऊपर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बोला क्या है कि अगर सरफेस एरिया अगर मान लो इसका पता है, बोला क्या है हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोडियम लॉरिल सल्फेट के दैट कैन बी एब्जॉर्ब
ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। तो इसमें इसके सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर कितने सोडियम लॉरिल सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं, ये आपको बताना है। तो देखो दिमाग इस तरीके से लगाएं, इसके सरफेस एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पाई 4πr² होती है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया मिल जाएगा, और एक जो है हमारे पास मॉलिक्यूल वो इतना सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो एक्स मॉलिक्यूल कितने सरफेस एरिया कवर करेंगे, तो 4.18 मल्टीप्लाइड बाई कितना एक्स। ये टोटल एक्स मॉलिक्यूल अगर सोडियम लॉरिल सल्फेट के एक मॉलिक्यूल ने इतना अगर सरफेस एरिया कवर किया तो एक्स मॉलिक्यूल इतने सरफेस एरिया को कवर करेंगे। इसकी वैल्यू को आप पुट कर देना 4πr² के बराबर। इसमें ध्यान ये रखना है, ये यूनिट हमारे पास नैनोमीटर स्क्वायर में दे रखी, तो इसको आप पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख देना 4.818 इंटू 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू वो 3.5 मिलीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये मिलीमीटर में आएगा। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ मीटर, है कि नहीं। अब इसको आप सॉल्व करो, आर की वैल्यू यहाँ पुट करो और बाकी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो कितने मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला हुआ है यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। तो एक बात बताओ, अगर मान लो कि आप देखो तो एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो एच इंटू न्यू होता है, यानी कहने का मतलब एनर्जी का यूनिट तो हो गया जूल, एच का यूनिट आपको चाहिए। और ये जो हमारे पास न्यू है ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स, यानी इसका मतलब ये कि एच की यूनिट जो हमारे पास आएगी वो आएगी जूल सेकेंड, यही ना आएगा। अब इसमें आपको चेक करना है कि किसमें ये ऑप्शन मैच करे। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, और बाकी वेवलेंथ भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट तो या तो मीटर या सेंटीमीटर में लेते हैं। बाकी एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब mv इंटू आर, यही ना होगा। अब यहाँ पे जैसे मास की अगर बात करें तो मास की वैल्यू या इसका यूनिट, इस एसआई यूनिट आपने ले लिया है केजी, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, तो आपने इसको भी मीटर में लिख दिया, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर जो आपके पास टर्म आएगा ना, ये वाला टर्म, ठीक। तो इसमें अब इसमें थोड़ा सा जो है मतलब mvr एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है, तो यानी मास केजी हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और आपका अगर r रेडियस लेते तो मीटर। तो इसमें जो है मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो सेकेंड वाला जो आपका टर्म आएगा वो नीचे तो आएगा, ऊपर नहीं आएगा। या तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या, फ्रीक्वेंसी यानी 1 टाइम पीरियड सही है, परफेक्ट है, तो इसका आंसर थोड़ा गड़बड़, ठीक, यही यूनिट होगा। इसके हिसाब से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इस सॉलिड कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स पी, क्यू एंड आर। पी फॉर्म एफसीसी लैटिस, मतलब आगे जो पी हर एक कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे होगा, तो इफेक्टिवली कितने एटम, तो कॉर्नर पे रखे हुए एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो 8 कॉर्नर होंगे यानी 8 इंटू 1/8 यानी 1, और 6 फेस के सेंटर पे यानी 6 इंटू 1/2 यानी 3 एटम्स। तो ओवरऑल इफेक्टिव जो पी के एटम्स आएंगे वो 4 आएंगे, तो पी 4 हो गया। क्यू के बारे में बात किया हुआ है, क्यू जो है वो सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे रखा हुआ है। तो क्यू अगर सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे रखा है तो 4 एटम पर यूनिट सेल, तो उसके जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स आएंगे दोगुने आएंगे, तो क्यू 8 आ जाएगा। और जो आपका आर है वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यानी 2 जगह रखा होगा, तो R2। बाकी इसका फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, P4Q8R2। तो इसको आप सिंपल करके इस तरीके से लिखते हैं P2Q4 और R, तो P2Q4 और R, ये ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई में भी आते हैं। द पावर एंड वेवलेंथ इमिटेड बाय लेजर पॉइंटर कॉमनली यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, पावर 1 मिलीवॉट दे रखा है, यानी 10⁻³ वॉट, यानी 10⁻³ जूल पर सेकेंड, है कि नहीं। और जो वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा 670 नैनोमीटर, यानी 670 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बोला है 5 मिनट में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे। तो 5 मिनट का मतलब ये हुआ है कि टाइम की वैल्यू इतने सेकेंड, ठीक।
अब 1 सेकंड में इतनी एनर्जी इमिट हो रही है, तो 5 सेकंड में या 5 मिनट में कितनी एनर्जी इमिट होगी, तो टोटल जो एनर्जी इमिट होगी उस लेजर गन से या जो भी लेजर पॉइंट होगा वो आपका आएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, तो n फोटोन अगर उससे निकलेंगे तो n इंटू hc/λ। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, h और c की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिट हो रहे हैं वो मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि द वर्क डन इन द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 1 बार टू 100 बार एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 500 बार। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, आपने लिख दिया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू तो बोला हुआ है 500 बार, V2 माइनस V1। तो अगर आइडियल गैस है तो आपने इसके लिए लिख दिया PV इक्वल टू nRT। तो अगर V की वैल्यू की बात करें तो वो आएगा nRT अपॉन प्रेशर P, यानी V2 कैलकुलेट करेंगे तो nRT अपॉन P2 क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, और V1 इक्वल टू nRT अपॉन प्रेशर P1। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो आप, तो ये आपके पास आएगा nRT डिवाइडेड बाई P2 माइनस nRT डिवाइडेड बाई P1, यही आएगा। nRT को कॉमन ले लो, माइनस 500, n की वैल्यू 2 मोल, तो आपने पुट कर दिया 2R की वैल्यू, तो R इंटू टी, फिलहाल इसको एज इट इज रहने देते। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर फाइनल कितना है 100 बार, इनिशियल कितना है 1, तो 1/100 माइनस 1/1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस R की वैल्यू आपको जो पुट करनी है 8.314, तो आपको आंसर किस में मिल जाएगा, जूल में मिल जाएगा। उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको किलो जूल मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है MnCl2.4H2O, ठीक, when dissolved in water form a complex of manganese plus 2N. An aqueous solution containing इतने ग्राम of MnCl2.4H2O was passed through a column of cation exchange resin and the acid solution coming out was neutralized with 10 ml of 0.2 molar NaOH। ठीक, बोला है क्या है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो करना क्या, आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है कि जो आयन एक्सचेंज रेजिन होता है उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। तो जो हमारे पास कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड, इसका टोटल मास कितना है हमारे पास 0.4 ग्राम के बराबर। इसके मोलर मास की वैल्यू दे रखी है, तो इसका नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, मोल ऑफ MnCl2.4H2O, ये आपके पास मिलेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 198। अब इसको किससे पास करा रहे हैं, इसको हम पास करा रहे हैं क्या, केटायन एक्सचेंज रेजिन से, मतलब केटायनिक पार्ट जो है वो आपका H+ से रिप्लेस होगा। तो H+ से रिप्लेस होगा और एसिडिक सॉल्यूशन जो हमारे पास मिलेगा उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है कौन, 10 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ NaOH। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि जो है मतलब आपको केटायन को एक्सचेंज करना है, तो केटायन को अगर एक्सचेंज करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको इस तरीके से करें कि इक्विवेलेंट ऑफ जो हमारे पास एसिड बाहर निकल रहा है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ बेस की अगर बात करें तो NaOH का n फैक्टर 1 आएगा, तो इसके मिलीमोल्स कितने आएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 यानी 2 मिलीमोल्स ये हमारे पास मिल रहा है। अब इसको ऐसे समझे आप, बात समझना आप, यहाँ पे ये एसिड जो हमारे पास मिलेगा वो ये जो कंपाउंड है उसको आप केटायन एक्सचेंज से पास करा के निकाल रहे हैं। तो मान लो इसमें बेसिकली अगर मान लो केटायन की बात करें, केटायन को एक्सचेंज करना है तो यानी Mn+2 आयन किससे रिप्लेस होगा, H+ आयन से रिप्लेस होगा। तो अगर Mn+2 आयन अगर H+ आयन से रिप्लेस होगा तो उस केस में एक Mn+2 आयन 2 H+ आयन को रिप्लेस करेगा। यानी जो भी हमारे पास जो ये आपका एसिड आएगा उस एसिड में पर मोल अगर इसकी बात करें तो 2 मोल आपका क्या होगा, H+ आयन होगा, बोल सकते हैं ना। मतलब अगर मान लो इसका 1 मोल अगर लेते हैं तो उसको 2 मोल H+ आयन चाहिए, तब 2 मोल H+ आयन एक Mn+2 आयन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो करना है क्या है, यहाँ पे अगर मान लो कि जो है मतलब इसके मोल्स इतने हैं तो जो H+ आयन के मोल्स होने चाहिए वो H+ आयन के मोल्स इसका 2 टाइम्स होना चाहिए। यानी इसका n फैक्टर जो एसिड आएगा मल्टीप्लाइड बाई 0.4 डिवाइडेड बाई 198 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये एसिड का नंबर ऑफ मोल्स आएगा। यहां से ये पता चल जाएगा वो एसिड उसका n फैक्टर कितना है। तो एसिड का n फैक्टर अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर 1 आया,
यानी ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि एक केटायन रिप्लेस हुआ है। और अगर एक केटायन रिप्लेस हुआ है तो उस केस में यहाँ देखो, अगर मान लो इस वाले ऑप्शन में तो हम बोलेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे एक केटायन, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, और बाकी यहाँ पे कोई केटायन मिलेगा नहीं, तो बचा ऑप्शन कौन सा आपका? सी। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मैक्सिमम पीएच पॉसिबल इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम। तो इसमें केएसपी दे रखा है, तो आप इस केएसपी का यूज कर लें। COH होल ट्वाइस आपका आयोनाइज हो रहा अगर, तो Ca+2n+2OH -n में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए KSP की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो वो 4s³ के बराबर आएगी। तो ये आपके पास दे रखा है 5.5 × 10⁻⁻6। ये अगर मान लो इसकी सॉलिबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो ये S मोल पर लीटर और ये 2S मोल पर लीटर मिलेगा। तो यहाँ से आपको S मिल जाएगा सॉलिबिलिटी, और S मिल जाएगा तो OH -n की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 2S के बराबर। तो S की वैल्यू पता है हमको, OH -n की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी तो POH मिल जाएगा, POH मिल जाएगा तो pH मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी n = 4 में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने n = 4 के बारे में बात कर ली। एटम रिटर्न टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड देन टू ग्राउंड स्टेट, मतलब पहले वो जो n = 4 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n = 2 में आ रहा है, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है यानी n = 1 में आ रहा है। बोला हुआ है इस वाले स्टेट में वेवलेंथ λ1 और इसमें λ2, तो इन दोनों का रेशियो हमको चाहिए। तो हम बोलेंगे इस वाले अगर ट्रांजिशन में वेवलेंथ λ1 और इस वाले ट्रांजिशन में वेवलेंथ λ2, तो आप लिखे इसके लिए अगर बात करें 1/λ1, तो आपके पास आएगा RZ² 1/n1² यानी 2 का स्क्वायर -1/n2², और यहाँ 1/λ2 इक्वल टू आएगा R × Z² × 1/n1² यानी 1 का स्क्वायर -1/n2²। इन दोनों का रेशियो ही तो आपको निकालना है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.08 मोलर एसिटिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, और K हमारे पास दे रखा है। डायरेक्टली लिख दो आप, अल्फा = √K/C आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज डिसोसिएशन तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां बोला हुआ डीके ऑफ रेडियो आइसोटोप फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो आइसोटोप यूरेनियम-238 अंडरगोज डीके टू ए स्टेबल आइसोटोप थोरियम। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम-238 टू थोरियम-234 आफ्टर 3 हाफ लाइफ। यानी ये यूरेनियम जो है आपका वो स्टेबल होने के लिए थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब पहले इसका अमाउंट अगर ए लिए रखा है तो 3 टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर डीके है, तो 1 टी हाफ के बाद बचेगा कितना A/2, 2 टी हाफ के बाद बचेगा A/4 और 3 टी हाफ के बाद बचेगा A/8। यानी A/8 ये बचा हुआ है, तो 7 A/8 ये खत्म हो गया, यानी इसका बचा कितना या बना कितना 7 A/8। तो इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो पूछा है, तो वो कितना आएगा A/8 डिवाइडेड बाई 7 A/8। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/7 के बराबर आएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है क्या, आपको तरीका बता रहा हूं, करना आपको खुद ही है, दिमाग इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे आप बोलेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो ΔG 0, तो वहां से आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिलता है। तो हमको ये पता है ΔG = आता है ΔH - T ΔS। तो ये टर्म अगर 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो आपके पास आएगा वो आएगा ΔH/ΔS। तो यानी इसका मतलब ये कि ΔS की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ΔH डिवाइडेड बाई T। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो ये ΔS वेपोराइजेशन, इसको पढ़ते हैं थर्मो में हम लोग। ΔH की वैल्यू कितनी दे रखी? 40 किलो जूल पर मोल, तो 40 × 10³ जूल पर मोल, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 400। तो इसकी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, अब कहानी देखो आप, ΔS वेपोराइजेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ΔS वेपोराइजेशन की वैल्यू आ गई 100 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर। अब कहानी सुनना आप, ये कब है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी प्रेशर कितना? 1 atm। ठीक, तो अब 1 atm प्रेशर पे ΔS वेपोराइजेशन की वैल्यू हमारे पास, तो अब देखो आप सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखें
तो 1 atm यहाँ भी और 1 atm 400 केल्विन 400 केल्विन, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन की वैल्यू 100 के बराबर होगी, ना कि लेस देन 100। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका हट गया। ठीक, उसके बाद हम बात करें, अब इसमें कहानी ये है कि अगर मान लो कि आप एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एस वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन 100 जूल पर केल्विन पर मोल एट 400 केल्विन एंड 0.5 atm। और वही एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी, तो एंट्रोपी में चेंज कम आएगा। तो ये वाला ऑप्शन, तो 1 और 3 तो है ही है, तो 1 और 3 तो हो गया। अब उसके बाद जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 atm लिखा है, तो मेनली होता क्या है ना, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि 1 atm और 1 बार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एनएससीसी के क्वेश्चंस बड़े शानदार है, इसमें डेटा परफेक्ट होना चाहिए। तो 1 atm ना होकर के 1 बार, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड तो होगा ही होगा 1 और 3, और बाकी फोर्थ ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर एक्सटर्नल 1 बार के बराबर होता है, तो इसलिए ये चीज गड़बड़। ठीक, बाकी आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखो आप, इसमें सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं और क्वेश्चन आपको करना है। जहां भी मैक्सिमा दिखे वो आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बीच वाला स्टेप ये होता है इंटरमीडिएट। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट इतनी, यहां एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट इतनी, तो जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट ज्यादा होगी वो स्टेप स्लो होगा, यानी पहला स्टेप आपका आरडीएस होगा। ग्राफ में जितने मैक्सिमम मिलते हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप, यानी रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2। अब बाकी आप कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, इसके लिए आप बोलेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो एंडोथर्मिक हो गया। ठीक, तो अब इसमें जो पहला लिखा हुआ है द रिएक्शन इज ऑफ 2 स्टेप एंड आर इज एन इंटरमीडिएट, तो आर इंटरमीडिएट नहीं, आर ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। उसके बाद बोला है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो ये वैसे ही गलत हो गया, एंडोथर्मिक है। Q इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। R इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द रिएक्शन M आपका कन्वर्ट किस में हो रहा है, Q में, तो ये सही है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। P इज द ट्रांजिशन स्टेट, सही है, फॉर द रिएक्शन Q कन्वर्ट हो रहा है N में, ये भी सही है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बोला हुआ है द मास ऑफ NaCl दैट हैज टू बी डिसॉल्व्ड टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर बाय 10%। ठीक, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की तुलना में 10% कम हो गया, यानी P नॉट माइनस 10 इंटू पी नॉट बाई 100। तो यहां से P नॉट माइनस PS की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो वो आएगा 10 P नॉट डिवाइडेड बाई 100। अब आप इसमें लगाओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप लिखेंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मान लो x ग्राम आपने डिसॉल्व किया है, तो 58 बाई 5.5 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहां से ये 10 P बाई 100 के बराबर, P नॉट बाई 100 यानी P नॉट बाई 10, तो P नॉट और P नॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 10 इक्वल टू ये टर्म, तो यहां से आपको मास मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देते हैं। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस करना ये है कि PPB यानी पार्ट्स पर बिलियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बोला हुआ है पार्ट्स पर बिलियन की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है मरकरी के लिए 0.0335, तो इसको आप ऐसे लिख दे मास ऑफ मरकरी सॉल्यूट का मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9। अब आप इसको ऐसे दिमाग लगाओ कि मान लिया वॉल्यूम 1 ml है, तो 1 ml में जो मास होगा वो कितना आएगा, तो 1 ml में जो मास आएगा वो आएगा 0.0335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ग्राम के बराबर। तो पर लीटर का डेटा हमारे पास दे रखा है, तो 1000 ml में कितना होगा मास, वो होगा, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली यही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 0.0335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम 1000 ml में। अब मिलीग्राम में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 0.0335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिलीग्राम। ठीक, अब इसमें अगर मान लो इसको ऐसे लिख लो 3 पॉइंट जो ये डेटा दे रखा है 35, तो 2 जीरो हम इसमें लेकर के जाएं 10 टू द पावर माइनस 5 मिलीग्राम, तो आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है क्या, द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम एन आई ड्रॉपर इज अप्रोक्सीमेटली 0.05 ml, मतलब एक आई ड्रॉप का वॉल्यूम 0.05 ml के बराबर। वन सच ड्रॉप ऑफ 0.2 मोलर HCl इज एडेड टू 100 ml ऑफ वाटर, मतलब एक ड्रॉप जो है आई ड्रॉप का उसको 100 ml पानी में मिला रहे डिस्टिल्ड वाटर। तो पीएच हमसे पूछा है, तो आप एक काम करो, जो आई ड्रॉप है उसमें HCl के मोलैरिटी की वैल्यू 0.2 और एक आई ड्रॉप का वॉल्यूम 0.05 है, तो एक आई ड्रॉप में HCl के नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स आ जाएंगे 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। इसको सॉल्व करें, 5 गुणे 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 यानी 10 टू द पावर -3। ये मिली मोल्स है, इतने मिलीमोल HCl के एक आई ड्रॉप में, उसको मिला रहे किसमें हम 100 ml का डिस्टिल्ड वाटर है, तो मोल्स में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो मोल तो या मिलीमोल उतना ही रहेगा, तो उसकी H+ आयन की जो मोलैरिटी आएगी वो मिलीमोल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये 10 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक, सही कर रहा हूं मैं, 100 ml 10 तो 10 टू द पावर -4 आएगा। देखो कैलकुलेशन, 10 की पावर -2 बाई 10 की पावर +2, तो पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर 1 bar to 10 bar, the heaviest mass that can be lifted through a height of 10 meter by the work of this expansion। अल्टीमेटली ये बोला हुआ है कि एक हमारे पास कंटेनर है, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, इस पे कुछ हम मतलब कुछ मास ले रहे हैं। अब ये गैस कुछ वर्क कर रही, ऊपर उठ रहा है ये, तो गैस अगर कुछ वर्क कर रही है तो सारा का सारा वर्क इसको ऊपर उठाने में यूज हो जा रहा है, यानी इसका मतलब इनिशियल जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू, आप लिखोगे m इंटू जी इंटू एच। वर्क डन की वैल्यू -p एक्सटर्नल डेल्टा वी, मास आपको कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट उठाना 10 मीटर। इसमें p एक्सटर्नल की वैल्यू तो 1 bar to 10 bar है, जब भी किसी क्वेश्चन में p एक्सटर्नल नहीं दे रखा हो तो गैस का फाइनल प्रेशर ही हम p एक्सटर्नल लेते हैं, तो 10 बार, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 यानी nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1 इज इक्वल टू, ये डेटा n की वैल्यू दो ही रखी है, तो -10 इंटू 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 अपॉन P2 10 है और माइनस P1 1 इक्वल टू mgh, तो यहां से मास आपको मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ओलियम लेबल्ड एज 106.5% कंटेन 6.5 ग्राम ऑफ वाटर, ये परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये समझेंगे आप कि अगर 100 ग्राम का सैंपल होगा तो 100 ग्राम के सैंपल में 6.5 ग्राम बाहर से पानी ऐड किया गया, और उसको जब ऐड करते हैं तो टोटल मास जो H2SO4 का आएगा वो 106.5 ग्राम के बराबर ही आता है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो यानी कहने का मतलब SO3 है और इस SO3 में हम पानी ऐड कर रहे हैं और यहां से हमारे पास मिल रहा है H2SO4। इसका मास और इसके मास का जो टोटल सम होगा वो 100 ग्राम होगा, उसमें बाहर से 6.5 ग्राम हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो 6.5 ग्राम अगर वाटर ऐड कर रहे हैं मतलब इतना मोल वाटर हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, उतना ही मोल SO3 होना चाहिए, यानी मोल ऑफ SO3 वो कितना होना चाहिए 6.5 डिवाइडेड बाई 18, यानी मास SO3 का कितना होना चाहिए 6.5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 80, इतना मास होना चाहिए। अब इसको 100 ग्राम से डिवाइड कर दो, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, वो आएगा 28.8। कैलकुलेट मैंने किया था, एकदम परफेक्ट आ रहा था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे दो हमारे पास एसिड HPO4 और HSO3-, इसका K दे रखा हमारे पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर -13, यानी ये जो हमारे पास HPO4 है इसका K हमारे पास दे रखा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -13, और बाकी जो HSO3- है इसका K हमारे पास दे रखा है कितना 6.3 इंटू 10 टू द पावर -8 के बराबर। इसका K ज्यादा है, मतलब इसमें से H+ निकलने के चांसेस ज्यादा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इससे। तो अगर मान लो ये H+ अगर निकाल देगा ना तो ये कन्वर्ट होगा SO3 2 -N, और इसका H+ अगर निकालोगे आप तो ये कन्वर्ट होगा PO4 3 -N,
ये कॉन्जुगेट बेस है, तो अगर ये वीकर होगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। और ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये अगर स्ट्रॉन्गर होगा इससे तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीकर। मतलब HSO3 माइनस स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन HPO4 माइनस एन। HSO3 माइनस एन वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा HPO4 माइनस एन से, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीकर होगा देन PO4 माइनस एन से। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक। अब इसको देखें हम, यहां बोला हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है H2 जो कि गैस फेज में और प्लस Br2 ये भी आपका गैस फेज में, इसका कन्वर्जन हो रहा है 2 मोल ऑफ HBr, ये लिक्विड फेज में। इसके लिए हमारे पास डेल्टा H रिएक्शन दे रखा है, तो डेल्टा H रिएक्शन अगर दे रखा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस रिएक्शन की बात की हुई है। और साथ में एक चीज और देखो, बढ़िया चीज, यहाँ थोड़ा डेटा और दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे जो हमारे पास लिखा है कि H2 जो गैस फेज में है वो आपका ब्रोमीन जब गैस फेज के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल ऑफ HBr जब बन रहा है ये गैस फेज में, तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास दे रखी कितनी, -109। साथ में डेल्टा H वेपराइजेशन ब्रोमीन HBr का दे रखा, मतलब HBr लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 HBr लिक्विड में, ठीक। तो पर मोल के लिए इतना डेटा, तो 2 मोल के लिए तो आप बोलेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई 213। माइनस क्यों किया है भाई, HBr लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट होगा तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का डेल्टा H, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H आपके पास आ जाएगा -109 -2 इंटू 213, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H आ गया। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H आ गया तो आप बोलेंगे क्या, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा Ng का मतलब ये हुआ गैसियस मोल में होने वाला चेंज, तो ये तो लिक्विड फेज में है तो इसको कंसीडर करेंगे नहीं, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, तो यानी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U और -2 मल्टीप्लाइड बाई R इंटू टी। यहाँ डेल्टा H मतलब पता है हमको ये वैल्यू, तो डेल्टा U मिल जाएगा, वो 1 मोल के लिए मिलेगा, तो 1 मोल के लिए मिलेगा, तो आपका जब 2 मोल के लिए रिएक्शन होगी तो 2 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, तो आपके पास डेल्टा U मिल जाएगा। इसकी बात करें, ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रोजन सी वाटर मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर आइस, ये स्टेटमेंट सही, मतलब जब आप सी वाटर लेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी, तो वो जो है मतलब लोअर टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट और रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाएगा, तो वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होगा देन प्योर आइस, ये सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज एट इट वेपरेट्स, तो सी वाटर है मतलब इम्प्योरिटी है पानी के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सी वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर, गलत है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। डेंसिटी ऑफ सी वाटर एट एसटीपी इज सेम एज दैट ऑफ फ्रेश वाटर, गलत है, इम्प्योरिटी ऐड कर दी डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि मास चेंज हो जाएगा, ठीक। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब लिटरली पेपर देख करके मुझको ये लगा कि यार बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं एनएससीसी वाले, जरा देखना ध्यान से आप। यहाँ पे क्या है कि इसमें डिफेक्ट हमसे पूछा हुआ है, तो हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए। शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायंस या एनायंस या जो भी जिसका साइज छोटा होता है वो लैटिस पॉइंट से गायब होकर के इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाता है। तो यहाँ देखो आप, कोई भी ऐसा केटायन या एनायन जो बीच में गैप है वहां नहीं, बस गायब है अपने रेगुलर लैटिस पॉइंट से, तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो नहीं सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। और बाकी रेगुलर लैटिस पॉइंट से ही केटायन या एनायन गायब है, तो ये शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तब आता है जब एटम्स या आयंस मतलब क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स पे भी प्रेजेंट हो, तो यहाँ कहीं भी इंटरस्टिशियल साइट यानी बीच में जो वॉइड बनेगा या गैप बनेगा वहां प्रेजेंट नहीं, तो इसका ऑप्शन बी। यहाँ देखो आप, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe+3n Fe+2n, इसको पढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली एक दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा की मदद से किसी तीसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, तो वहां डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, ठीक। तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है उसको मैं लिख लेता हूँ, Fe+3n
ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जब Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास दे रखी -0.04 वोल्ट के बराबर। साथ में Fe प्लस 2 आयन, ये आपका जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आपके पास दे रखी -0.44 वोल्ट के बराबर। तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट लिख लो, तो डेल्टा जी नॉट 1 इक्वल टू -NF इंटू ई सेल, ये लिख दिया हमने। और इसके लिए डेल्टा जी नॉट 2 लिख लो आप, तो -2 इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाई -0.44 वोल्ट के बराबर। अब बोला क्या है, Fe प्लस 3 आयन Fe प्लस 2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको आपको रिवर्स करना है, रिवर्स करके ऊपर वाली रिएक्शन में ऐड करना है, आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो मतलब आपको जो रिएक्शन चाहिए वो चाहिए Fe प्लस 3 आयन, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe प्लस 2 आयन। तो इसका EMF अगर ई नॉट मान लिया तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू तो होगी -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट। अब इसको आपने जब रिवर्स किया तो इसका डेल्टा जी रिवर्स हो जाएगा, यानी जो पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू वो नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दिया, यानी माइनस या प्लस 3f इंटू 0.04 माइनस 2 इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाई 0.44। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन यही में आते हैं। यहाँ पे देखो आप, गिवन बिलो इज द डेटा फॉर द रिएक्शन 2NO N2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। टेम्परेचर जब 1400 केल्विन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट हमारे पास दे रखा है। टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट हमारे पास दे रखा है। तो इसमें बताना है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं के इक्विलिब्रियम घटता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं के इक्विलिब्रियम बढ़ता है। तो आप देखो, अगर मान लो 1400 डिग्री सेल्सियस पे देखो या 1400 केल्विन पे, तो KF बाई KB की वैल्यू निकाले हम, वो कितना आएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶। और अगर मान लो 1500 केल्विन पे देखा जाए तो KF बाई KB की वैल्यू 1.3 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10⁻⁻5। अब इसकी वैल्यू को जरा देखें हम, 0.2 इंटू 10⁻+6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.1, और ये आएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10⁻+5। ये है कि नहीं? इसको ऐसे लिख दे 2 बाई 1.1 इंटू 10⁻+5। तो ये दोनों टर्म तो इसमें कॉमन है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर की जरूरत मुझको पड़ेगी, और वो किस तरीके से, देखो अगर 1.1 2 डिवाइडेड बाई 1.1 तो ये आएगा 1.81 ये आएगा, और 1.3 डिवाइडेड बाई 1.4 तो ये आ रहा है 0.92। तो ये वैल्यू कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कम है और ये ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस केस में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट रही, तो पक्का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो एंडोथर्मिक वाले ऑप्शन तो वैसे ही हटा दे। अब बचा ए और सी। अब इसमें 1400 केल्विन पे, तो 1400 केल्विन पे देखो आपके इक्विलिब्रियम की वैल्यू, तो 1400 केल्विन पे 1.8 इंटू 10⁻+5। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला हुआ है हीलियम सिलेंडर इन विच द वॉल्यूम ऑफ गैस 2.24 लीटर एट STP डेवलप ए लीक। व्हेन द लीक वाज प्लग्ड द प्रेशर इन द सिलेंडर वाज सीन टू हैव dropped to 550 mm of Hg. The number of moles of helium gas that had escaped due to this, मतलब वो जो होल है उसकी वजह से कितना मॉलिक्यूल या कितने मोल्स हीलियम के बाहर गए। तो पहले हमने क्या किया, हीलियम के लिए पहले लिख दिया PV इक्वल टू nRT। ठीक, प्रेशर हमारे पास दे रखा 1 atm, वॉल्यूम 2.24 लीटर, नंबर ऑफ मोल हीलियम को हमको निकालने हैं 0.0821, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो ये 22.4 आएगा। तो 2.24 इक्वल टू मोल इंटू 22.4, तो हीलियम के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 1/10, तो पहले इतना था। अब उसके बाद प्रेशर उसका रिड्यूस हो गया, कुछ हीलियम के मॉलिक्यूल्स गए तो प्रेशर घट करके 550 हो गया, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ठीक, सिलेंडर का। तो दोबारा आपने लिख दिया PV इक्वल टू nRT। तो दोबारा अगर PV इक्वल टू nRT लिख दिया तो इसमें एक काम करते हैं ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है। आप एक चीज देखो, प्रेशर ही रिड्यूस हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो एक बार प्रेशर P1 बाद में प्रेशर P2 इक्वल टू मोल N1 अपॉन मोल N2, फिर भी मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा शुरुआती।
P1 पहले कितना है 1 और बाद में 550 mm हो गया, यानी 760 इक्वल टू पहले मोल 1/10 और बाद का मोल N2, तो N2 मिल जाएगा। तो बचा हुआ मोल और इनिशियल मोल दे रखा, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, आपको कितना मोल बाहर निकला वो मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन। अब इसमें ये बोला हुआ है कि लिपोइक एसिड विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर दे रखा हमारे पास, इज ए ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन लिपोइक एसिड रिस्पेक्टिवली, हमसे एटॉमिक मास सबको दे रखा है। तो इसमें सिंपल करना कुछ नहीं है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, करना आप ही को है। यहाँ पे आप जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने कार्बन के एटम, जैसे मान लो एक कार्बन का एटम 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तो कार्बन के एटम। बाकी सल्फर का एटम जो मुझको दिखाई दे रहा है 2, तो S2 हो गया। ऑक्सीजन के एटम दिखाई दे रहा है 2, तो O2 हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखाई देगा, 2 यहाँ दिखाई देगा, 4 1 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 1 14, यानी हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 14। अब इसमें सल्फर का मास परसेंटेज अगर निकालना है तो हम बोलेंगे 2 सल्फर के एटम है, यानी 3 × 32 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास पूरे सब्सटेंस का, वो सल्फर का मास परसेंट निकल जाएगा। ऐसी ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो नमस्ते। तो आज हम अवेलेबल हैं PYQ डिस्कस करने के लिए, या ठीक है, अबाउट द NSCC 2019-20 कुछ क्वेश्चन OSCE के लेते हुए। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, कहीं आगे ना बढ़ गए हो, या सिंपल सा क्वेश्चन अवेलेबल आपके सामने कुछ इस तरह का, द रिएक्शन ऑफ 2,4 हेक्साडाइन विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन एक्सुडेड गिव द मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड। तो काम हो गया 2,4 हेक्साडाइन। तो भाई डायग्राम बनाने का, ये आपका है 2,4 हेक्साडाइन के साथ क्या करने का, ब्रोमीन से रिएक्शन करने का। तो क्या किया, ब्रोमीन बनाया साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के साथ कुछ इस तरीके से। अब क्या हो सकता था, एक रास्ता था Br का टेक करो, यहां से नमस्ते करो, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं की गई है तो भी अपन थोड़ी बहुत तो करेंगे, ये बन जाएगा। पर इसमें एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता था, क्या हो सकता था कि ये बॉन्ड खुद ही पाई बॉन्ड के थ्रू ब्रेक हो जाए। ऐसा होने पे भाई आपके पास यहाँ ब्रोमीन, यहाँ बनता कार्बोकेटान जो कि वेज भी होता और डैश भी होता, और Br यहाँ पे जोड़ सकते थे। दिस थीम ऑफ KCP TCP टाइप। तो आपके पास यहाँ दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि आपको IUPAC पढ़ना आती है तो आपको पता है एल्कीन के हिसाब से आंसर देना चाहिए, उस हिसाब से ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 4 5 डाइब्रोमो हेक्सटूइन। और ये अगर ऑप्शन है तो हो गया 1 2 3 4 5 6 एक 2 5 डाइब्रोमो हेक्सथ्रीन। उसमें से उसने पहले से मेंशन कर रखा है 4 5 डाइब्रोमो 2 हेक्सिन, ये तो मेंशन कर रखा है उसने। तो अपने पास क्या बचा 2 5 डाइब्रोमो। लकीली 2 5 डाइब्रोमो तो ये भी रहा, पर यहाँ लिखा है 2 हेक्सिन, यहाँ लिखा 2 5 डाइब्रोमो 3 हेक्सिन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे। कुछ नहीं करना है, एनसीसी बनाइए, उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजर यानी RSC में कन्वर्ट करके आंसर दीजिए। अगला थीम सिंपल सा, CH2Cl2 विद एनहाइड्रस। और बेंजीन आपके पास क्या अवेलेबल है भैया, एक्सेस में अवेलेबल है। अब एक्सेस में होने पर क्या होगा, तो थीम है फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। कुछ मत करो, Cl हटाओगे, बेंजीन से रिएक्शन करोगे तो बीच में कुछ समय के लिए क्या मिलेगा, CH2Cl। पर चूंकि ये कैटलिस्ट के रूप में होता है, ये फिर से LCl3 से रिएक्शन करेगा, आपके पास फिर से बनेगा प्लस, क्योंकि बेंजीन एक्सेस में है वो फिर से अटैक करेगी। तो ऐसा होने पे आपके पास में क्या मिलेगा, 2 टाइम्स फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। शुड बी सिंसियर, एल्काइलेशन 2 बार किया जा सकता है, एसाइलेशन बेंजीन वाले में एक ही बार होता है। ये बेसिक फंडा ध्यान रखिएगा तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल, व्हेन एसिड X is heated with 230 gives a CO2 and a water compound is formed. If X is this, then structure of Y क्या होगा। तो X अगर ये दे रखा है तो बहुत सिंपल सा COH का CH2 CH है, तो शुड बी सिंसियर विद दिस। ये तो आपका हो गया CH2, ये आपका क्या हो गया COH। और यहां पर क्या मेंशन कर रहा है, आपके पास इस CH पर यहां पर क्या अवेलेबल है बोलो,
2 COH। क्या किया, हीट किया, हीट किया तो क्या हुआ भैया, CO2 यहां से बाहर निकलनी चाहिए, तो आपने एक CO2 बाहर निकाल दी। ऐसा होने पर यहां बना COH, यहां पर बना H और यहां पर फिर से क्या आ गया, बोलो फिर से COH। अब आप जब हीट कर रहे हो तो यहां से क्या बाहर निकाल रहे हो बच्चे, वाटर। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन बीच में आएगा, तो दिस थीम इज ए 5 मेंबरिंग, तो गड़बड़ है, ऑक्सीजन साथ 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन होने से क्या बनेगा 6, यानी ये रहा आपका आंसर 1 2 3 4 5 6। गलती क्या हो रही है, बस 2 CH2 देख रहे हो, पर बेटा ये भी तो CH2 ही बनेगा। ध्यान से देखो, ये CS से क्या बना बेटा, CH2 बना, तो प्रैक्टिकली 3 CH2 आने चाहिए थे। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। छोटा सा सिली क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड या जेमिनल से CO2 हटाते हैं, हटा दिया, और हटाने के बाद आपने क्या किया, डिहाइड्रेशन करके, अगर जेमिनल हो तो CO2 हटा दो, अगर विसिनल या उससे आगे का हो तो पानी बाहर निकाल के एन हाइड्राइड बना दो, सिंपल फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इग्नोरिंग स्टीरियो शुड बी सिंसियर विद द कंसेप्ट इन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसमें, इथाइल साइक्लोहेक्सेन के मोनोक्लोरिनेशन, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी अलग अलग लोकेशन के हिसाब से बिना दिल दिमाग लगाए खटाक से आंसर दे सकते थे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन इंक्लूडिंग होता तो ज्यादा अच्छे रेंज का होता, अच्छे लेवल का होता। अगला थीम क्या पूछा, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा क्यों, कहा सेंटर क्या देखना है भाई, sp3 देखना है। sp3 कहाँ अवेलेबल होगा, तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रहा आपका ये ऑप्शन। पंगा तो नहीं है, यस, ये भी तो हो सकता था। शुड बी सिंसियर, क्या पूछा भाई, कार्बन पूछा है कि एटम पूछा है, कार्बन पूछा तो आपका काम चल जाएगा, अपन का आंसर सिंपल तरीके से ही आएगा। ओके, अगला मस्त क्वेश्चन पूछा है, इथिलीन ग्लाइकोल अवेलेबल है, फिर NaOBr दिया हुआ है, फिर हाइड्रोजन, तो मस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल का जिसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस इस पर ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल से लॉक कर दो। लॉक करने वाला समझते हो मामू, तो लॉक करने का मतलब ये बन गया तुम्हारा एसिटल, 2 और 2 4 कार्बन, 2 और 2 4 कार्बन, उसके बाद यहाँ है CONH2। अब याद करो, इसके बाद जो आपको लिखा है NaOBr, इसका मतलब है होफमैन हाइपोब्रोमाइड। CO यहाँ से हटा दो, जब CO हटा दोगे तो अपन के पास यहाँ पर 2 और 2 4 कार्बन के बाद 2 और 2 4 कार्बन के बाद यहाँ NH2 बचेगा। फिर क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब तो ये होता है कि आपने इतनी जो मेहनत यहाँ की थी सबको नमस्ते करो, फिर से हाइड्रोलिसिस कर दो, यानी आपके पास यहाँ पर कीटोन बचेगा, यहाँ पर NH2 बचेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन ढंग से मैच नहीं खा रहा। इसका मतलब ये कि ये फिर से अटैक करेगा और यहाँ पर होगा 1 डिग्री एमीन के साथ शिफ्ट बेस, चूंकि मीडियम एसिड के बस हल्की सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। शुड बी सिंसियर विद द हीट, हीट मेंशन नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, इसका H2 इसका O, वाटर बाहर निकाल देना। आपकी लोकेशन फिक्स है 1 2 3 4 5 6, अपन का आंसर बहुत सॉलिड। यानी पहले आपने लॉक किया, फिर आपने HHBD किया, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपने दोनों टर्मिनल को जोड़ के शिफ्ट बेस बनाया है। अच्छा क्वेश्चन है, नई थॉट प्रोसेस के साथ। अगला न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ हिंट दे रहा है, न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ नो कलर यानी फिनॉल नहीं होना चाहिए। फिर लुकासा टर्बिडिटी, इसका मतलब पक्का वो आपके पास या तो 3 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री होना चाहिए या 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस वाला होना चाहिए। और एंड साथ येलो कलर ये बताता है कि तुम 2 डिग्री एमीन हो, तो भैया ये ऑप्शन 1 डिग्री खत्म, ये ऑप्शन 1 डिग्री खत्म, ये ऑप्शन 3 खत्म। ये रहा आपका 2 डिग्री एमीन, इसका नाम था लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जो क्या बोलता है कि अगर आप 2 डिग्री एमीन हो और आपने नाइट्रोसोनियम जोड़ दिया तो H+ को एक्सचेंज करो,
ये बन जाओ और इसी का कलर क्या आता है बोलो, येलो ऑयल। ये रहा ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से कुछ मत देखते हैं लास्ट, कभी कभी इसको बोलते पंच लाइन, बस उसको सीखो जिससे गेम सेट हो सकता हो। अगला रिएक्शन गिरनार्ड विथ फिनॉल। तो भाई अगर C6H5 MgBr की रिएक्शन फिनॉल से करोगे तो भाई सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है मामू? सबसे पहले करते हैं एसिड बेस। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो उस सिचुएशन में आपको मिलेगा C6H5H प्लस जखीरे में क्या मिलेगा भाई? OMgBr। ये कौन है मामू? इसको बोलते हैं बेंजीन। यानी यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट दिस। बच्चे बेवकूफ बनते हैं, वो सीधे अटैक करके यहाँ OH हटा देते हैं। ढक्कनों इतनी बार सिखा दिया, रेजोनेंस होने से बॉन्ड स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं करते। Atropine is a natural occurring compound used to treat with certain type of poisoning. The degree of unsaturation, तो भाई इसका फॉर्मूला याद है, डेफिशिएंसी C+1, फिर था C+1, यहाँ पे गलती करिए भाई, रिवर्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद था -H प्लस X माइनस N/2। क्या लिखा है? 17 + 1 18 हो जाएगा। एज कितना है? 23। एक्स यहाँ पर कितना है? 0। नाइट्रोजन कितना है? 1 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो गया 18, ये हो गया 22/2 यानी 11। अपन का आंसर क्या आना चाहिए? 7। हटा 7 की घटा। कितना फर्जी क्वेश्चन पूछा है, इतना तो जेईई मेंस में भी नहीं पूछा जाता बेटा। अगला, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द कंपाउंड X and Y फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। आपके पास मीडियम एसिडिक है तो कुछ मत करो, H को पोलराइज करो, यहां लोन पेयर अटैक करके रिंग को क्लोज करिएगा। 1 2 3 4 5, यानी अपन के पास यहाँ क्या मिली बोलो? 5 मेंबर रिंग मिली। और 5 मेंबर रिंग होने पर यहाँ क्या आ गया बोलो? H और OH। और चूंकि ये आपका 1 2 3 4 5 है तो सपोज कीजिए 2 लोकेशन यहाँ पे वेज है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका OH वेज और डैश, तो चूंकि सिस्टम क्या है sp2 और sp2 से जब क्या बनता है बोलो? sp3 बनता है, तो वेज भी आएगा डैश भी आएगा। प्रैक्टिकली ध्यान से देखो, एक क्या बन रहा है बोलो? सिस। तो एक क्या बोल रहा है बोलो? ट्रांस। सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है? तो मामू अपन ने क्या बनाया? डायस्टेरियोमर। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डायस्टेरियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो क्या पूछा है? हेमिस्टल बना विथ आइडेंटिकल, गलत। एसिटल, गलत। हेमिस्टल बना विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि एक OH और एक OR है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज ए हेमीएसिटल। अगर दोनों OR हो तो क्या बोलते? एसिटल। ठीक है। अगला, द फॉलोइंग इज ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म। भैया पहली बार कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां बना है? दैट्स अ गुड वे टू आस्क इन द मल्टीपल चॉइस पैटर्न। तो भैया ये आपका कौन सा रास्ता है बोलो? एल्डोल। और एल्डोल में आपको पता है हम सबसे पहले करते हैं एल्डोल का फॉर्मेशन, और ये आपने नया बॉन्ड बना दिया, तो कंफर्म ये सही आंसर हो जाना चाहिए। फिर गिरनार से आप जब करोगे एसिड बेस तो ये CH4 बनाएगा, ये नहीं हो सकता। गिरनार जब CO2 पे अटैक करेगा तो भैया ये बनता है CH3CO OMgBr। पक्का तुमने C बॉन्ड C बना लिया। ये आपका जो मेंशन किया गया है बेटा वो ये ऑप्शन है। आपके पास क्या लिखा है बोलो? NH2-। पहले क्या करोगे? एसिड बेस। यहाँ क्या बनाओगे? माइनस। फिर माइनस क्या करेगा बोल? अटैक करेगा। पैटर्न क्या हो जाएगा? SN2। और SN2 हुआ तो आपने यहाँ पर C बॉन्ड C बनाया ना मामू, तो सिचुएशन में आपका आंसर ये भी सही आएगा। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों सही है। बस सेकंड में गलती क्या हुई? तो सेकंड में आपने गलती से क्या किया है? एसिड बेस किया। और एसिड बेस अगर अवेलेबल है
तो फिर सी बॉन्ड सी नहीं बनता, एसिड बेस का मतलब होता है सी बॉन्ड एच। शुड बी सिंसियर विद द कंसेप्ट। नेक्स्ट प्लीज। मस्त यूपीएससी ने पूछा है क्या है भैया, तो डायग्राम को देखते सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वेयर इज द मेन फंक्शन ग्रुप। वो देख के लग रहा है OH है, लकीली 1 2 3 4 1 2 3 4 वो भी सही है। फिर ये भी 2 लोकेशन है, उधर भी 2 लोकेशन, तो इन आइन भी सही आ रहा है। तो उस समय फिर क्या पंगा यूज करते हैं, अगर इन आइन दोनों बराबर आ जाएं तो हमेशा अल्फाबेटिकल के हिसाब से इन पहले जीतता है, यानी हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 ऑल आना चाहिए, 2 इन आना चाहिए। यहीं पे पंगा ये नहीं हो सकता, 4 ऑल है 2 आइन गलत है। क्या आ रहा है, ये यहां भी गलत है, 4 ऑल है 5 आइन है 2 इन है, बस हो गया सोल्व। हमेशा आईयूपीएससी में सफिक्स से चेक किया करो, उससे स्पीड बढ़ जाती है और आंसर जल्दी से आ जाता है। जब भी आईयूपीएससी हो हमेशा सबसे पहले 2D सफिक्स देखो, फिर 1D सफिक्स देखो, इतने में तो आंसर आ जाता रे। अगला सिंपल सा फंडा, आपको क्या पूछा है भैया, कंपाउंड मेंशन किया गया है, रिएजेंट को देख के लग रहा है कि हमें पूछा गया है सोडा लाइम। सोडा लाइम से क्या करते हैं, CO2 हटाते हैं, तो बस हटा 7 की घटा, इसको हटा और ये बना दे, हो गया तेरा आंसर, कुछ टेंशन ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो भाई सोडा लाइम के थ्रू आप CHO तो बना नहीं सकते, CH2 बना नहीं सकते, ये भी नहीं बना सकते, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचा क्या, N2 बचा है। ऑप्शन केवल एक ही है, तो फोकट का हलवा है मेरे हिसाब से, यस और नो। हाँ अगर CHO होता और कंसंट्रेट NaOH लिखा होता तो शायद मैं कहने जा रहा सोचता, पर यहाँ तो वैसे ही हो गया सोल्व बेटा। अगला, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट नॉरथिंड्रोन विथ नोवेस्ट्रोल इज नोन एज एंटी फर्टिलिटी। केमिस्ट्री लैब से पूछ लिया भाई, कोई बात नहीं, पूछना वो नहीं पूछा, सेपरेशन पूछा है। इनको अलग करना, तो भाई इसके पास इनोन फंक्शन है और इसके पास OH फंक्शन रूप है। अब याद करो सेपरेशन का जो बेसिक फंडा होता है वो होता है कि एक सोल्यूबल हो कि इनसोल्यूबल हो, यानी एक सॉल्ट बने एक सॉल्ट ना बने। कैसे करोगे, तो चेक करो, आपके पास HCl तो मेमीन तो है नहीं चलेगा, NaOH कबूल है क्योंकि ये बन जाएगा सॉल्ट और वो रिएक्शन नहीं करेगा, पॉसिबल है। सोडियम बाइकार्बोनेट से तो फिनोल रिएक्शन ही नहीं करता, और NaNH2 देते हैं तो NaNH2 की इलेक्ट्रॉनिक 3 होती है, याद करो, अगर 3 इलेक्ट्रॉनिक वाला होता तो भाई दोनों सॉल्ट बन सकते थे। सेपरेशन का रूल क्या होता पता, रिएक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों करें, एक करे एक ना करे, उसे सेपरेशन बोलते। दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट कि आपका आंसर केवल NaOH से आना चाहिए। गुड थिंग, ये चीज ध्यान रखो कि जब सेपरेशन की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना, एक हाँ होना चाहिए एक ना होना चाहिए, दोनों हाँ नहीं चलेगा, दोनों ना नहीं चलेगा, एक का हाँ और एक का ना, तभी तो सिलेक्शन कर पाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कहीं पर इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए मामू। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे बन रहा है, सबसे पहला कंसेप्ट, यहां रेडिकल बनता तो ये तो नहीं चलेगा। ये आपका फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, पक्का टेक करो, केटान बना के फिर जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ये आपका पक्का आपके पास CH2 डबल बॉन्ड O या H जोड़ दो, बेंजीन जोड़ दो, मतलब बेंजीन से इसको जोड़ दो, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी चलेगा। यहाँ पे तो NaNH2 अमोनिया से आप भले बना रहे हो, पर बेटा दिस थीम इज ए पार्ट ऑफ ए बेंजाइन मैकेनिज्म, मतलब हद वाली बेंजाइन है, क्योंकि लिविंग ग्रुप में Cl मेंशन नहीं किया गया, पर ये तो एक तरीके से बेंजाइन में पैटर्न हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आपके पास आंसर आना चाहिए सेकंड एंड थर्ड। आई थिंक ऑप्शन इज अवेलेबल लाइक दिस। अगला पूछा आपसे 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो भाई इसको देख के लग रहा है 1 2 3 4 टाइम पास क्वेश्चन। यहाँ पर 2 और 4 तो है, यहाँ पे 1 भी मिस है और 3 भी मिस है, यहाँ 1 भी है 2 भी है 4 भी है 3 भी है, कबूल है। यहाँ 1 भी है 4 भी है 3 भी है 2 भी है, कबूल है। यहाँ 1 भी है 3 भी है 2 भी है, पर यहाँ पे 4 नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर सेकेंड और थर्ड ही आना चाहिए। टाइम पास क्वेश्चन, पहला लेक्चर आई थिंक OC का डिग्री ऑफ कार्बन के नाम पे। द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग, बता दूं इस डायग्राम का नाम है विटामिन C, इसका नाम है, क्या नाम है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। क्या पूछा है, कौन सा है सबसे एसिडिक होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। भाई देखो अगर ये एनायन बनाएगा ना तो ये रेजोनेंस करके O2C जाएगा,
और अगर तुमने ये एनायन बना दिया तो ये झूमते हुए बताओ कहां जाएगा, O2C2O, लीड चार्ज प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और भाई यहां तो कंफर्म नहीं हो सकता, लोकेलाइज है, यानी पक्का आपका आंसर क्या आना चाहिए बोलो, सेकेंड के लिए आना चाहिए, तो परफेक्ट आंसर आता। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, एसिड बेस का एक बेसिक फंडा क्या होता है, इतना सा तो होता है कि आपका जो एनायन बने वो रिजोनेंस करके जितना स्टेबल तक जा सके वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो हम किस पे बात करेंगे, जिसका एनायन जितना ज्यादा रिजोनेंस करे, स्टेबल हो, वो एसिडिक कहलाता है। अगला थीम, टू आइसोमर हाइड्रोकार्बन दे रखे एक्स वाई गिव द सेम प्रोडक्ट, जो ऑन कहते हैं हाइड्रोजन पर सेम प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। Does it, however, they form different product but the same molecular formula when treated with excess of bromine। जब ब्रोमीन से रिएक्शन करो तो Br4 बनना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो बेटा अगर यहां करोगे तो भाई इस कंडीशन में तो आपके पास में यहां पे 2 ही ब्रोमीन हो सकते, ये तो आंसर ही खत्म हो गया। यहां भी पंगा होगा, आपके पास ब्रोमीन 2 ही बन सकते, आंसर खत्म हो गया। नाउ डाउट आएगा बी और सी के ऑप्शन के अंदर, क्या किया जाए, बट सेम मोल के फॉर्मूला व्हेन विद एक्सेस ब्रोमीन, ठीक है। इन दोनों में एक्स वाई विद द सेम प्रोडक्ट C4H8O, कैथेटिक हाइड्रेशन करने पर सेम आंसर आना चाहिए। अब यहां पे पंगा है क्योंकि वो बाउंडेशन देखो, यहां भी आप रिएक्शन करोगे तो आप यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 1 तो बना सकते हो, पर याद करो जब तुम इसका हाइड्रेशन करोगे यानी मार्कोनी को फॉलो करोगे तो H और OH जोड़ोगे, टॉटोमर होने पे गलती से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इस कीटोन के रूप में। और जब तुम यहां कहानी करोगे तो आपके पास यहां H आएगा, यहां OH आएगा, आप सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उसने क्या मेंशन किया है, प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, यानी ये एल्कोहल और ये कीटोन, ये वेरिएशन का पंगा हो रहा है। पर जब आप ये कहानी करोगे तो सिंपल मार्कोनिकोव कीजिए, इस कहानी को करोगे तब भी यहाँ H और OH आएगा, इस कहानी को करोगे तब भी यहाँ H OH आएगा, और हमें पता है कि दोनों के टॉटोमर पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2-ब्यूटेनॉन। तो लकीली दोनों का आंसर क्या हो जाएगा बोलो, सेम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आंसर ये आना चाहिए जिसके थ्रू हम दोनों को जज कर सकें। अगला थीम, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन विच यील्ड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। कहां से पहुंचना है बोलो, बेंजीन कहां पहुंचना है भाई, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब सबसे पहले पेरा देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग हो। तो देखो भैया ये खट से खत्म हो गया, सब में सेम है। तो अगला देखो क्या करना है बोलो, अगला क्या है, KMnO4, इसमें लिखा है उसने CH3Cl, ये तो गड़बड़ी हो गया है, KMnO4, और यहाँ पे आपने लिखा है NO2। तो भाई सबसे पहले हमको CH3Cl के बाद नाइट्रेशन करना था, तो पहले तो यहाँ AlCl3 में से ये भी पंगा ले लो, ये दोनों सेम है, पर यहाँ आपने पहले -M लगा दिया। सोचो जरा, अगर मैं C ऑप्शन यूज करूं तो मैं यहाँ पर CH3 बनाने के बाद अगर KMnO4 यूज करूंगा बेटा तो वो COH बन जाएगा, और COH बन गया तो -M नहीं अलाउ करूंगा, क्योंकि फिर -M होने पर तो नोटोमेटा पे आता। पर जब आप यही ऑप्शन डी के लिए यूज करोगे तो सोचो, आपने पहले CH3 जोड़ दिया, उसके बाद आप जब नाइट्रेशन करोगे तो चूंकि वो हाइपर पोजिशन वाला इफेक्ट है, +H इफेक्ट है, तो ऑर्थोपेरा आंसर आएगा, तो आपने जोड़ दिया पेरा पे। फिर आप जब KMnO4 करोगे तो आप आसानी से COH तक पहुंच सकते हो, इसलिए बोल सकता हूं कि आपका आंसर डेली आएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है। अगर ऑर्थोपेरा बन रहा है तो शुरुआत ऑर्थोपेरा से होनी चाहिए, अगर मेटा बन रहा है तो शुरुआत फिर मेटा वाले डायरेक्टिंग से होनी चाहिए। इससे कॉमन सेंस और नॉन सेंस। Among the following compound with highest then lowest boiling point, किसका boiling point हाईएस्ट और लोवेस्ट है, तो इस पूरी कहानी में एल्केन ये सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए, और सबसे हाईएस्ट कौन सी होगी, ऑफ कोर्स OH, क्योंकि OH वाला बॉन्ड सबसे अच्छी एटम बॉन्डिंग करता है। अच्छा कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्डर, तो सबसे पहले आना चाहिए था OH, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सबसे क्या आना चाहिए था बोलो NH2, फिर कौन आना चाहिए था
ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल। फिर ईथर में पॉलिटी दोनों जगह से होती है, याद करो, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। फिर आई होप यहाँ आना चाहिए था फ्लोरीन वाला एग्जाम्पल, उसके बाद आना चाहिए था आपका एल्केन वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे पॉलिटी होती पर कंपेरेटिवली वन साइडेड होती है, यहाँ पे पॉलिटी दो, तो आपके अट्रैक्शन करने की पावर ज्यादा अच्छे लेवल की हो जाएगी। इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, द स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द मेजर इंटरमीडिएट फॉर्मिंग ब्रोमिनेशन ऑफ टोलुइन। हम सब जानते हैं कि ये आपका टोलुइन अवेलेबल है और हमें पता है कौन सा इफेक्ट है, बोलो प्लस एच इफेक्ट है। तो क्या करोगे आप, जब हाइपोजिन करोगे तो डेंसिटी कहाँ कहाँ अच्छी होनी चाहिए, बोलो ऑर्थो पेरा पे अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऑर्थो या पेरा पे आपको जोड़ना था, तो कहीं पर भी जोड़ दो। आई थिंक लकीली आपका ऑप्शन यहाँ एच होकर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फंडा। स्लाइटली मैकेनिज्म बेस्ड भी पूछा गया है। सेरेन रे पे पॉलीमर यूज इन फूड पैकिंग ऑफ कोपन में। याद करो, आप जो खाना रोटियां जिस या सब्जियां जिस रेपर में पैक करते हो वो वास्तव में सेरन होती है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, लेमिनेशन, जो प्लास्टिक चमकीला चमकीला जो चांदी वर्क जैसा प्लास्टिक होता है वो वास्तव में यही होता है। अब क्या बोला गया है, देखिए पैकिंग ऑफ ए कोपोलिमर 1,1 डाइक्लोरोइथीन, इसका मतलब ये 1,1 डाइक्लोरोइथीन एंड विनाइल क्लोराइड। तो जब आप इसका पॉलीमर बनाना चाहोगे तो क्या करोगे, वही इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग का इश्यू होता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर डिस्टेंस पर रहें। बीच में एक ऐसा CH2 आ जाता है कि स्टेरिक क्राउडिंग कम हो सके। तो भैया देखो, दो CH2 आ गए तो फंसोगे कि ये ग्रुप वापस जब यहाँ ClCl आएगा तो टक्कर चालू हो जाएगी, नहीं चलेगा। आपके पास ऑप्शन ये आएगा CH2, यहाँ पे भी वही पंगा होगा। CH2 तो आ रहा है पर यहाँ पे आएगा CHCl और फिर आएगा यहाँ पर CH2, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक CH2 के साथ यहाँ पे तो स्टेरिक क्राउडिंग का इश्यू रहेगा, वो आ ही नहीं सकता। बचा ऑप्शन ये आएगा जो बार बार आपको रिपीट करना है, विथ जनरेट द फ्री रेडिकल विच रिएक्ट विथ विनाइल क्लोराइड। ठीक है, जनरेट फ्री, अच्छा इसमें बाउंडेशन कोड दिए हुए ध्यान नहीं दिया। इन द चेन इनिशिएशन स्टेप 1,1 डाइक्लोरोइथीन जनरेट ए फ्री रेडिकल 1,1 डाइक्लोरोइथीन, मतलब शुरुआत आपको करनी है 1,1 डाइक्लोरोइथीन से। तो गलती क्या होगी, जब तुम रेडिकल बनाने की कोशिश करोगे तो पहला डाउट आएगा आपका रेडिकल बनना किस साइड से, कि उसके हिसाब से आपका इनिशिएशन शुरू होगा, विच रिएक्ट विथ विनाइल क्लोराइड। तो चेन इनिशिएशन बाय 1,1 डाइक्लोरोइथीन जनरेट ए फ्री रेडिकल। तो भाई सीधी सी बात है, उस समय हम कोशिश क्या करेंगे, डॉट को ऐसे बनाओ, यानी यहाँ Cl यहाँ Cl यहाँ डॉट बनाओ, यहाँ डॉट बनाओ, इस डॉट डॉट से उसकी रिएक्शन शुरू कर दो ताकि वो आसानी से पॉलीमर के रूप में यूज किया जा सके। इस ऑप्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि एक कार्बन के बाद CH फिर CH2 आ रहा है, फिर अगले कार्बन पे आ रहा है। तो बेटा इसमें पंगा पता है क्या होगा, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन क्रिएशन है वो इस तरह से होगा कि आपको रेडिकल किस फॉर्मेट के लिए बनाना होगा। तो देखो समझो इस कहानी को, जब तुम यहाँ पर ये ऑप्शन क्रिएट करोगे तो कोशिश करो कि यहाँ बना के डॉट को दूर की ओर बनाओ। इसमें CH2 की ओर डॉट होगा, जबकि मुझे यहाँ डॉट बनाना समझदारी ताकि वो रिजोनेंस कर सके। इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रिजोनेंस। आपका डॉट क्लोरीन के वैकेंट डी से रिजोनेंस करेगा। तो ऐसी साइड से जुड़ो ताकि अगले को जुड़ने का टाइम मिल सके, ना कि अनस्टेबल रेडिकल बन सके। अगला थीम सिंपल एल्काइन दे रखा, ऑक्सीडेशन करने पर क्या आंसर आएगा, अभी दिमाग नहीं लगाता, सीधे बस ओ 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 कट करके देख लो। बैकबोन वही की वही आनी चाहिए। ये एग्जांपल दे रखा तो फॉर्मल्डिहाइड तो मिल जाएगा, और यहाँ पंगा क्या है, CH3CO और यहाँ पे बनेगा फिर से CO, और फिर भी रिंग जुड़ती चली जाएगी। इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपके पास है ही नहीं। यहाँ बनेगा CHO, यहाँ बनेगा CO, फिर भी ये रिंग इतना जगह जुड़ता रहना चाहिए, ऐसा है ही नहीं इस कहानी। ये देखो, ये रहा आपका CHO, ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CO, और फिर से आपके पास क्या है बोलो, CO, और फिर क्या है CH3। देखो ये यूनिट ये यूनिट ये पार्ट ये रहा,
तो बस गेम सेट है, अगला वाला उधर साइड आ गया, ये रहा आपका ये पार्ट। हमेशा ऐसे में कभी जोड़ने की कोशिश मत करो, मेरा एक्सपीरियंस कहता है सीधे ओ ओ करके नमस्ते करो तो आंसर आ जाएगा। फिर फॉलोइंग कंपाउंड है कार्बन कार्बन टाइम पास क्वेश्चन, ये रखा है सेंटर, ये नहीं हो सकता, दोनों रास्ते सेम है, ये रखा है सेंटर, ये रखा है सेंटर और ये रखा है सेंटर, तो आपका आंसर सेकंड को छोड़ के बाकी सब के सब कबूल होना चाहिए। सिंपल इंटीजर क्वेश्चन बन के बेटा है। तो अगला सिंपल पूछा कंसंट्रेट H2SO4, फिर नाइट्रेशन, फिर हाइड्रोलिसिस। अब चूंकि H2SO4 एक्सेस में दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने OH और OH के कारण चूंकि एक्सेस में वन टाइम लिखा तो एक बार इधर इधर मत जोड़ना, स्टीरिक क्राउडिंग का इश्यू रहेगा। फिर क्या किया बोलो नाइट्रेशन, तो चूंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन बची नहीं है, आपने उसकी दोनों लोकेशन की पेरा को ब्लॉक कर रखा है, इसके थ्रू इसको ब्लॉक कर रखा है, इसके थ्रू इसको ब्लॉक कर रखा है, फिर आपके पास ये बचा। और फिर जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ओवरऑल इसको बोलते इप्सो सब्स्टिट्यूशन, यानी जो ग्रुप है उसे हटा दीजिए, अगर दो ग्रुप हट जाएंगे तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, आपको ऑप्शन में ऐसा ही कुछ लाना पड़ेगा। दिस इज अ थीम, और इसने स्टार लगा के मेंशन किया कि ये 14 कार्बन यहीं पे मेंशन होना चाहिए ताकि हम अप्रोच करते समय लोकेशन का ध्यान रख सकें। तो ये आपका पूरी तरीके से अवेलेबल है, ठीक है, 1920 के ओसी के PYQ। हैव अ गुड डे, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, सो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आईओसी के क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास मेटलर्जी का। मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम का क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जितनी नेगेटिव डेल्टा जी नोट की वैल्यू होगी इट मींस वो प्रोसेस उतना ही फिजिबल है। दूसरी चीज यहाँ पर जो लाइन है, ठीक है, ये अपने ऊपर वाली लाइन के जो ऑक्साइड है उसको क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है कि आयरन ऑक्साइड कैन बी, कि आयरन ऑक्साइड जो मेरे पास है कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन बिलो 600 केल्विन। सो ग्राफ में चेक कीजिए, बिलो 600 मेरे पास कार्बन के लिए यहाँ पर ग्राफ है और आयरन के लिए यहाँ पर। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आयरन का ग्राफ ऊपर होता तब तो कार्बन इसको रिड्यूस कर पाता। इट मींस ये मेरे पास होगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है आयरन ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय CO बिलो 600 केल्विन। सो CO के लिए मेरे पास ग्राफ है यहाँ पर और आयरन का ऊपर है। इट मींस ये स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है। सेकंड है थर्ड स्टेटमेंट, आयरन ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन अबव 1000 केल्विन। सो 1000 केल्विन के फिर मैंने ग्राफ देखा तो मेरे पास ये रहा कार्बन के लिए और यहाँ पर ये रहा मेरे पास ऑक्साइड के लिए। अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इट मींस अब कार्बन जो है ये इसको रिड्यूस कर सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही इजी साइज के बेस पर पीरियोडिक से क्वेश्चन है। सो आपके पास कितनी 4 स्पीशीज गिवन है और कैसी है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें क्या है, सेम है। आपको पूछा है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रेडियस वो किसका होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो चेक कैसे करेंगे, अब हम चेक करेंगे साइज इनके प्रोटॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसमें होगा, मैग्नीशियम में। इट मींस इसका साइज जो होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा साइज आपको किस में मिल जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, कम है, मतलब वहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। सो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, सो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि द एल्कीन लिगेंड इज बोथ अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर सिमिलर टू द CO लिगेंड इन मेटल कार्बोनिल। सो मेटल कार्बोनिल में जैसे काम होती है, बॉन्डिंग जैसे काम होता है, जैसे बॉन्डिंग होती है, सेम जो प्रोसेस है ये पाई C2R4 जो है फॉलो करेगा लिगेंड। अब पूछा हमसे क्या है, एंड क्या करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेगा। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड लेंथ इन द दिस कॉम्प्लेक्स। सो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो कौन सा है, पोटेशियम PtCl3 पाई C2R4। सो अब होगा क्या, अब प्लेटिनम के साथ जो बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ इस लिगेंड का C2R4, अब यहाँ से क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, मीन्स यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसके
डालेगा, पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेगा। अब होगा क्या, अब मान लो मैंने यहाँ पर R की जगह पर, कार्बन है डबल बॉन्ड होगा, R की जगह पर रखा है CN। अब CN मेरे पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, इट मींस तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है स्ट्रांगली फॉर्म होगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो बॉन्ड है इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ी, इट मींस ये CC के जो बॉन्ड है इसमें कम हुई होगी, स्ट्रेंथ कम हुई, इट मींस वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट मींस अब बॉन्ड लेंथ के लिए जो मेरे पास ऑर्डर होगा वो क्या होगा, CN माइनस में सबसे ज्यादा, देन F माइनस, और लास्ट मेरे पास H आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लिगेंड CN माइनस और F जो मेरे पास होगा ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ CFSE अमंग द फॉलोइंग, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए आपको बताना है कि ऑर्डर कौन सा करेक्ट होगा। सो इसके ऑर्डर के लिए हम कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट आपको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, सो इट मींस अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 है तो सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगी, देन उसके बाद 4 में। अब मैंने यहाँ पर चेक किया, इट मींस मेरे पास सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों आने चाहिए। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग वो किस में होगी, उसके लिए मैंने देखा कि यहाँ पर टाइप ऑफ लिगेंड जो है वो सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है और टाइप ऑफ लिगेंड भी सेम है, सेंट्रल मेटल भी मेरे पास सेम है। अब नेक्स्ट मैं देखूंगी इसकी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसमें, एक मेरे पास कोबाल्ट +3 है और एक मेरे पास कोबाल्ट +2 है। अब जिसमें ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी उसमें स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस यहाँ पर एनर्जी CO+3 में ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑर्डर चेक कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, which of the following is correct about the isoelectronic species Li+ and H-। so फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है कि H- is larger in size than Li+। so देख चेक कीजिए, यहाँ पर H- है, यहाँ पर Li+ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर मैं बात करूँ प्रोटोन की, सो प्रोटोन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। सो ज्यादा अट्रैक्शन किस में हो रहा होगा, लिथियम में। इट मींस जो मेरे पास H- है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि Li+ इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H-। यहाँ पर क्या H- है, देन H-। अब लिथियम पर ऑलरेडी प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पर जो मेरे पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हो जाएगा H-। सो इट मींस यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ऑप्शन बी, सी और डी जो है वो एलिमिनेट हो गए। आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से। तो यहाँ पर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड कैन बी स्टेबल व्हाइल रिटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ ईच कंपाउंड इन द पेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्स्ट कंपाउंड में देखो, अब यहाँ पर Sn जो है Fa+3 जो है मेरे पास, फर्स्ट कंपाउंड में आयरन F+3 में ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये क्या करेगा, Fa+2 में कन्वर्ट कर देगा इसको, कौन, SnCl2। ये क्या कर देगा, आयरन को रिड्यूस कर देगा Fe+2 में। इट मींस यहाँ पर तो आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाई। सेम यहाँ पर भी ये क्या करेगा, H+2 को H में रिड्यूस कर देगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी आयरन मेरा +2 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पर Sn इसको और रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सो इट मींस यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो MOT पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको पूछा है डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी है। सो डायमैग्नेटिक आपके पास कौन सी होगी, जिसमें क्या हो, जिसमें अनपेड कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट हो, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें ना हो। अब फर्स्ट है मेरे पास B2। अब B2 की अगर मैं बात करूं
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10 है। अब यहाँ पर जो MOT के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मेरे पास क्या होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिग्मा 2pz और यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, पाई और सिग्मा स्टार z। अब इलेक्ट्रॉन कितने 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर मुझे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए। इट मीन्स ये मेरे पास कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अब सेम यहाँ पर है O2। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन कितने 14 है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हम तब फॉलो करते हैं जब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो, लेस देन इक्वल टू क्या हो 14 हो। बट अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 15 है तब मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर अब क्या होगा, सिग्मा 2pz, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py और नेक्स्ट मेरे एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, यहाँ पर पाई स्टार वाले हो जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो यहाँ पर भी मुझे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो ये भी नहीं मेरे पास होगा। अब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तब भी मेरे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। सो ये भी मेरे पास कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। सो इट मीन्स यहाँ पर डी ऑप्शन है मेरे पास जिसमें मुझे डायमैग्नेटिक स्पीशीज मिल रही है। जैसे C2 में कितने इलेक्ट्रॉन 12। सो 10 हमने यहाँ पर फिल किए थे, 11 12। तो अब मेरे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो आपका आंसर यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। आपके पास जो एलिमेंट गिवन है वो कौन कौन से, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ पर मेरे पास होगा 4s1, 3s2 और यहाँ पर 3p1। सो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन निकालना वो किस में होगा, आयोनाइजेशन फर्स्ट एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो होगा मेरे पास मैग्नीशियम में, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 है तो यहाँ से डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम और लास्ट मेरे पास हो जाएगा पोटेशियम। अब चेक करो यहाँ पर कि x यहाँ पर सबसे कम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है, पोटेशियम की है। इट मीन्स यहाँ पर लोअर एनर्जी जो है ये रहा y। सो इट मीन्स y मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अब मैक्सिमम किसके लिए है मेरे पास, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम के लिए ये रहा मैग्नीशियम x। सो इट x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, मैग्नीशियम। y के लिए z मेरे पास क्या आ गया, एल्यूमिनियम। सो चेक कर लीजिए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आपका आंसर आ जाएगा। सो आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाला और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ग्राफ से चेक किया कि क्या होना चाहिए और आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज मैक्सिमम 4। सो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टीरियो आइसोमर मैक्सिमम किस में होंगे। सो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लेक्स M, AA2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ पर तो मेरे पास सिस और ट्रांस बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर मुझे कितने मिल जाएंगे, इस केस में मेरे पास 2 आइसोमर बन जाएंगे। सेकंड में मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है M, AA2 Cl Br। सो इस केस में मेरे पास कितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, Cl Br। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास A4 B और C में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब डायगोनल पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, A के साथ AA बन गया और एक मेरे पास BC बन गया। और यहाँ पर और कौन सा पेयर बन सकते हैं, AB और AC का पेयर बन जाएगा। इसके अलावा और क्या बना सकते हैं हम, कि यहाँ से कोई और पेयर बना सकते नहीं। सो इट मीन्स यहाँ पर मैं 2 पेयर डायगोनल पेयर बना सकते हैं। अब इनमें से अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आपको उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास सभी क्या डिफरेंट हो,
अगर सेम टाइप के मुझे मिल गए तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। सो यहाँ पर मुझे ये वाला दिख रहा है, सो इट मीन्स यहाँ से मेरा ऑप्टिकल एक्टिव मिला, तो यहाँ पर डी और एल फॉर्म मिल जाएगी मुझे, तो एक यहाँ से हो गया और दो मेरे पास यहाँ से हो गए। इट मीन्स यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि मुझे इस केस में 3 मिलेंगे। बाकी जो मेरे पास सी और डी ऑप्शन है, इन दोनों में मुझे 2 आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर मुझे मिलेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्राइड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है नॉट करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। स्लाइन हाइड्रेट्स आर स्टोइकोमेट्रिक एंड मेटेलिक हाइड्रेट्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। सो ये स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि डी ब्लॉक के जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, और एल्कली मेटल के स्लाइन जो होते हैं, सेलाइन हाइड्रेट्स कैसे होते हैं, स्टोइकोमेट्री में होते हैं। सेकेंड है Be2H2 इज अ मोनोमेरिक। सो ये जो होता है ये मेरे पास प्रेजेंट होता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। सो इट मीन सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। अब सेकंड आपको किस में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है, इट मीन्स आपका आंसर डी हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाइड्रेट्स ऑफ एलिमेंट ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, एंड दोज ऑफ 15 आर इलेक्ट्रॉन रिच। सो ये बात भी करेक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ PH3, सो यहाँ पर तो लोन पेयर है और 3 यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं। सो ये, और सेम अमोनिया के लिए भी आप देख सकते हो। तो ये कि मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 13 के लिए मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वहां पर ऑक्टेट कंप्लीट करने की 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। इट मीन थर्ड स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आपके पास कौन सी आ गई, फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है NaH रिएक्ट विद वाटर एंड लिबरेट H2 व्हाइल Be2H2 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। सो ये स्टेटमेंट आपके पास कैसी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका जो आंसर है, यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप पूरी ऑप्शंस को नहीं भी देखते, अगर आपने सेकंड यहाँ तक देख लिया कि अच्छा सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको पता है, तो वहां से आप अपना आंसर जो है वो दे सकते थे, क्योंकि और किसी ऑप्शन में मेरे पास सेकंड जो था वो आंसर में प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट देखिए, सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैरिड आउट इन फ्री स्पेस एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब, कि एनर्जी जो है वो कहाँ पर ऑब्जॉर्व होगी। सो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो है इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से सेपरेट करना। अब फ्री स्पेस में प्रोसेस हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर सेपरेटेड होंगे, सो दैट उनमें एनर्जी कैसी हो, लोअर हो। सो फर्स्ट वाला तो मेरे पास नहीं होगा, सेपरेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी सेम टाइप का चार्ज है, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो ऑलरेडी एक सुटेबल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे। सेम चीज हम बोल सकते हैं प्रोटॉन पर, इनमें भी सेम टाइप का चार्ज रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ के लिए। तो फोर्थ में क्या है कि हमारे पास एक एटम है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से निकालना है, मतलब वहां पर न्यूक्लियस चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। सो वहां से अगर मुझे इसको फ्री करना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इट मीन्स इस प्रोसेस में एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सेकेंड और फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज सेपरेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन, कि उस पर चार्ज लग रहा होगा, अगर आपको फ्री करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, तो आपका आंसर यहाँ से बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, द एनहाइड्राइड्स ऑफ HNO3, इजी क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया, N2O5 हो जाएगा। एनहाइड्राइड्स क्या होता है, HNO3 का डी ऑप्शन N2O5। चलिए, सो इस क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर आपके पास कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास है, सोडियम इज प्रेजेंट एज मेटल इन नेचर। अब सोडियम मिल्कली मेटल मेरे पास कैसी होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये एक कंबाइंड फॉर्म में मुझे मिलती है, ना कि मेटल की नेचर में, मेटल की फॉर्म में, ठीक है। सो इट मीन फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कैसी होगी, इनकरेक्ट। सो सी ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट होगी। सेकेंड है NaO2 इज अ पैरामैग्नेटिक। चलिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था O2 माइनस के लिए। सो O2 माइनस मेरे पास कैसा था, पैरामैग्नेटिक था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा था। इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है। सो सॉरी, यहाँ पर ये थर्ड है और ये सेकेंड है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट है मेरे पास Na2O2 इज पैरामैग्नेटिक।
सो O2 2 माइनस, तो यहाँ पर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी उसमें फिल करके भी आप चेक कर सकते हो। सो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, इनकरेक्ट है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में बोले कि सोडियम रिएक्ट विद N2 टू फॉर्म Na3N। सो यहाँ पर जो सोडियम है ये Na2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, सॉरी सोडियम जो Na है मेरे पास N2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, यहाँ पर लिथियम रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन थर्ड आपके पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है। सो क्वेश्चन है आपके पास कि एन एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड टू द 3 डिफरेंट फ्लास्क F1, F2 and F3 containing the aqueous solution of copper sulfate, FeSO43 and NiSO4 respectively. Which of the following is the correct statement? So आपको बताना है कि यहाँ पर जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। जैसे मेरे पास क्या है, फर्स्ट है COSO4 है। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, ये जब एक्वस अमोनिया के साथ, एक्सेस एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा अमोनिया के साथ। तो ये यहाँ पर एक्वस अमोनिया के साथ क्या कर लेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर +2, नेक्स्ट मेरे पास है आयरन। सो आयरन क्या करेगा, आयरन यहाँ पर फॉर्म कर लेगा ये वाला। सो ये मेरे पास होगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन और यहाँ पर ये पीपीटी फॉर्म होगी। और थर्ड नंबर पर मेरे पास है निकल। सो निकल भी यहाँ पर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो आपके पास 3 चीजें प्रोड्यूस हुई है। फर्स्ट केस में आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। देन आपके पास क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी है। और एक आपके पास जो निकल के साथ भी आपको मिल रहा है, निकल के साथ भी आपको मिल रहा है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन। सो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इन ऑल 3 फ्लास्क, कि सभी फ्लास्क में मुझे क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। इट मींस फर्स्ट तो हो गया रॉन्ग, क्योंकि मुझे प्रेसिपिटेट सिर्फ और सिर्फ में सेकंड वाले में मिल रहा है। अमोनिया एक्ट एज अ बेस एज वेल एज लिगेंड, ठीक है। सो यहाँ पर ये कैसे एक्ट कर रहा है, लिगेंड की तरह रिएक्ट कर रहा है। एक्सचेंज रिएजेंट इन F1 एंड F3, ठीक है, ये मेरे पास करेक्ट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स अमोनिया एंड द मेटल आयन इन फॉर्म्ड इन F1 एंड F3। इट मीन्स यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कैसे होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। इट मीन्स ये भी मेरे पास कैसी एक करेक्ट स्टेटमेंट होगी। फोर्थ है मेरे पास, अ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इन F2। सो यहाँ पर क्या है कि F2 में मेरे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सो ये चीज भी आपके पास कैसी है, ये चीज भी मेरे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा 4 के साथ, यहाँ पर 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑल द हलाइड, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास हलाइड्स गिवन है और आपको क्या पूछा है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको किस केस में मोर देन 1 टाइप ऑफ एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में मिलेंगे। जैसे फर्स्ट है मेरे पास NCl3, ठीक है, लिक्विड में फर्स्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, अमोनिया का जब मैंने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तो आपको NCl3 का जब मैंने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक तो फॉर्म हो जाएगा अमोनिया और एक आपके पास HOCl। अमोनिया आपके पास कैसा है, बेस होता है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बेस होता है। इट मींस अमोनिया वाला तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे एक्वस सॉल्यूशन में दोनों कैसे चाहिए, एसिडिक चाहिए।
अब नेक्स्ट उसके बाद है PCl3। PCl3 के साथ अगर मैंने रिएक्ट किया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिल जाएगा H3PO3 और साथ में आपको मिल जाएगा HCl। और नेक्स्ट है मेरे पास AsCl3। इसके साथ भी जब वाटर के साथ रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ पर H3AsO3 मुझे मिल जाएगा और साथ में मुझे मिल जाएगा HCl। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे सेकेंड और थर्ड केस में, दोनों केसेस में मुझे एसिड मिल रहा है, तो इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर आपके पास है F, ठीक है, NF3। सो द FXF बॉन्ड एंगल इज स्मॉलेस्ट इन। सो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो किस में होगा। सो यहाँ पर माइनस लगा लेना। सो फर्स्ट है मेरे पास CF4। सो कार्बन है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, sp3 हाइब्रिडेशन है और एंगल कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहेगा। अब नेक्स्ट है मेरे पास NF3, यहाँ पर लोन पेयर आ गया। अब sp3 हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 109 डिग्री रहेगा, ठीक है, 28 मिनट रहेगा। अब नेक्स्ट है O के साथ। अब यहाँ पर लोन पेयर बढ़ गए, सो इट मीन्स यहाँ पर भी जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से और कम हो जाएगा। अब लास्ट है मेरे पास जिनोन के साथ। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर 5 बॉन्ड बन रहे हैं और 2 आपके पास लोन पेयर है। इट मीन्स यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी, d3। जिनोन में कितने वैलेंस शेल कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, सॉरी जिनोन है ना, 8 हो जाएगा, ठीक है। उनमें से 5 बॉन्ड बन गए, 3 बचे और 1 माइनस का चार्ज है, मीन्स 2 लोन पेयर हो गए मेरे पास। तो हाइब्रिडेशन होगी sp3d3 होगी। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना 72 डिग्री के आसपास रहता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको IUPAC नेम पूछा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, केटाइन की नेमिंग करेंगे, फिर उसके बाद अनाइनिक पार्ट। केटाइन जो मेरे पास है बिल्कुल आगे लिखा है। सो इसमें देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है, पिरिडीन। सो यहाँ पर नंबर कितना है, 4 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, टेट्रा पिरिडीन। नेक्स्ट मेरे पास है प्लेटिनम। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मुझे ज्यादा कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी। अब या तो आपको चार्ज पता हो, ठीक है, या फिर आप x और y दो अननोन मानकर इनकी जो है ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। सो देखिए यहाँ पर जो मेरी नेमिंग है उसमें क्या होगा, एक तो मुझे ये पता चल गया कि एक तो ये वाला पार्ट होगा। अब दूसरा है मेरे पास ब्रोमीन के साथ, सो वहां पर क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमाइडो, और यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों हमने किया, क्योंकि ये मेरे पास कैसा था, अनायनिक लिगेंड था। अब ऑप्शन थर्ड मेरे पास क्या हो गया, सेकेंड मतलब सी ऑप्शन मेरे पास एलिमिनेट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्लेटिनम लिख दिया था डायरेक्टली, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ब्रोमो भी पहले आगे लिख दिया था। अब सेम इसी तरह से हमारे पास बी ऑप्शन है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पहले टेट्रा मतलब अनायनिक पार्ट की जो नेमिंग है वो पहले कर दी है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास आंसर है वो कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास ए, क्योंकि जो प्लेटिनम है इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है ये होती है +2, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। चलिए सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबे। किस में ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। सो फर्स्ट देखिए मेरे पास, फर्स्ट है मेरे पास I3-। आयोडीन के पास 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाएगी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके बाद भी आयोडीन कितने बॉन्ड बना रही है, I3- था ना। चलिए सो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसी आती है, हमने कर रखी है sp3d। कैसे हुई, यहाँ पर आयोडीन था, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7, बट एक माइनस का था, कितने हो गए 8, उनमें से 2 बॉन्ड बन गए और बाकी 6 मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए, 3 मेरे पास लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगा। अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एक तो हो गया मेरे पास फर्स्ट N2O, तो यहाँ पर देखो N2O में मेरे पास क्या होगा, इनमें डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन में इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, मतलब ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा।
OF2 इसमें भी देखिए यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का भी और फ्लोरीन का। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, फ्लोरीन 1। सो ये थर्ड भी मेरे पास जो है ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। NO+ ये भी मेरे पास क्या करेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। तो इट मीन्स यहाँ से जो मेरा आंसर होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Which of the following species has one lone pair of electron on the central atom? So आपको पूछा गया है कि किस में एक सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है। इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं क्लोरीन, सो क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, साथ इसके पास कितने होते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन्स 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर बच गए यहाँ पर। सो इस केस में तो मेरे पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है I3-, उसकी स्ट्रक्चर हमने पहले ही बना रखी है लास्ट में, तो यहाँ पर 3 लोन पेयर थे मेरे पास। नेक्स्ट लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था I3+ में, सो I3+ में आयोडीन हो गया, यहाँ पर प्लस का एक चार्ज लगा तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। सो इट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड 2 बॉन्ड बनेंगे और 2 यहाँ पर लोन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कितने 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो आपका लास्ट एक ही मॉलिक्यूल बचा, जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3 और एक 4 बॉन्ड पेयर है और एक आपके पास लोन पेयर हो जाएगा। चलिए सो इसके नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स आयन दैट विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.8 बोहर मैग्नेटम। सो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी है 2.82। इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे। डिग्रेड वैल्यू मुझे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए बताता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखिए CO है, इट मीन्स यहाँ पर जो है CO कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो यहाँ पर तो मुझे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये तो इसका तो डायपोल मोमेंट 2 नहीं होगा, 2.82 नहीं होगा। नेक्स्ट है निकल, निकल कितनी ऑक्सीजन स्टेट +2 में है, मीन्स 3d8। अब क्लोरीन जो है मेरे पास, क्लोरीन मेरे पास होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। सो वीक फील्ड लिगेंड है, कंडीशन नंबर 4 है। तो यहाँ पर आपको पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए। सो इट मीन्स इसका बोहर मूवमेंट है जो बोहर मैग्नेट बोहर बोल रही हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है बोहर मैग्नेटन में वो मेरे पास 2.82 होगा। एक तो मेरे पास हो गया सेकेंड। अब सिमिलरली आपके पास दूसरा चेक कीजिए, निकल के साथ क्या है आपके पास, निकल और वाटर। अब वाटर जो है मेरे पास यहाँ पर ये भी कैसे एक्ट करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर भी पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आपको मिल जाएंगे। सो मीन यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब डी ऑप्शन में CN है, तो CN मेरे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस केस में तो पेयरिंग हो जाएगी और आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें क्या है आपके पास C3O2, आपके पास एक कार्बन का सब ऑक्साइड गिवन है। इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है। सो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, C3 है ना। चलिए डबल बॉन्ड। सो फर्स्ट है मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ ऑल द 3 कार्बन इज +2। सो यहाँ पर तो +2 होगी, यहाँ पर +2 होगी, बट यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑक्सीजन स्टेट इस कार्बन की कितनी होगी 0। सो इट मीन फर्स्ट तो मेरे पास क्या होगी इनकरेक्ट। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज 0, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी करेक्ट। अगर मैं बात करूँ इसकी हाइब्रिडेशन की, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp, यहाँ पर भी sp हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। हम हाइब्रिडेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल कंटेन 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड। तो देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्मा है और 4 ही हमारे पास पाई है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या है करेक्ट। अब हाइब्रिडेशन जो ऑफ सेंट्रल एटम इज sp2, बट मैंने आपको कितना बताया sp होगा। तो चलिए यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको हाइब्रिडेशन बतानी है और सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी आपके पास गिवन है। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स जो PCl5 था, इसकी सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन क्या होगी, आपने किस मॉलिक्यूल अनाइन और केटाइन में एग्जिस्ट करेगा वो आपके पास गिवन है। सो इसका अनाइनिक पार्ट है मेरे पास PCl6 और केटाइनिक पार्ट है PCl4। सो यहाँ पर फॉस्फोरस है, प्लस का चार्ज है,
तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बच गए यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले में कितने 6 बॉन्ड बन रहे हैं फॉस्फोरस के साथ, तो 6 बॉन्ड में हम कौन सी हाइब्रिडेशन यूज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 यूज करेंगे, ठीक है। एक माइनस का चार्ज दो तब वो क्लोरीन पर लगेगा तो वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। सो आंसर चेक कीजिए, तो आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके सो ये हमारे पास लास्ट आईओसी का क्वेश्चन था। आई होप आपने पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। थैंक यू।